नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियोज, स्ट्रेटजी वीडियोज, गाइडेंस वीडियो के बाद टीचर्स के बीच में एक कंपटीशन होता है जिसमें सबसे पॉपुलर वीडियो सीरीज है कंट्रोवर्सी सीरीज। ये हर साल शुरू होती है, हर साल खत्म होती है। जब एक बार एक बैच हम लॉन्च करके और एग्जाम आ जाता है तो उस बैच को अब हम फिर से कोर्स नहीं बेच सकते, तो हमें क्या काम करना पड़ता है कि नई नई ऑडियंस अट्रैक्ट करना पड़ता है। अब नई ऑडियंस कैसे आएगी, क्योंकि बच्चे तो एग्जाम देने में बिजी हो गए। अब कौन से बच्चे देखेंगे जो अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं? वो तो अभी देखेंगे नहीं, वो तो अपनी सीरियस इतने हैं नहीं, तो देखेगा कौन? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कंट्रोवर्सी की। तो आज की वीडियो बेसिकली कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है। कई लोग गालियां देंगे, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दैट। अब आते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का क्या क्या बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि से समझेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, भारत की आजादी में इसका कितना रोल रहा है, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले कंट्रोवर्सी क्यों हुई वो मैंने समझा दिया कि नए नए टाइम पे नए नए सब्सक्राइबर और नए नए चैनल को ग्रोथ देने के लिए, मतलब चैनल पे नए नए व्यूअर लाने के लिए ये किया जाता है। आपने मुझे, मैं आपको गाली दूंगा, आप मुझे गाली देना, आप वाले सब्सक्राइबर मुझे जानेंगे, मेरे वाले आपको जानेंगे, और ये दो अहम लोगों के बीच होता है। लाइक मान लो किसी के 5 मिलियन है और किसी के 4 मिलियन है, तो ये लोग करेंगे। अगर किसी के 100-200 के हैं तो उनसे लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर इसके बारे में कोई 4 मिलियन वाला बोलेगा या 5 मिलियन वाला बोलेगा तो उसकी 5 मिलियन ऑडियंस को उस 100-200 के बारे में पता चल जाएगा, तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जो कि न ये टाइकून चाहते हैं, न ये टाइकून चाहते हैं। एसएससी की दुनिया में सबसे फेमस वर्ड मोटिवेशन और स्ट्रेटजी के बाद है विजार्ड। हर कोई विजार्ड बने, मतलब विजार्ड की मीनिंग भी जिनको नहीं पता वो भी विजार्ड है। अपने अपने सब्जेक्ट का हर कोई विजार्ड है। आई डोंट नो कि मतलब इन्होंने मैथमेटिक्स आर्यभट्ट से पहले सीखी थी या आर्यभट्ट को इन्होंने सिखाई थी, बट हाँ ये विजार्ड है। तीसरी चीज है कि ये सारे नंबर 1 है। आई डोंट नो कि इनको रैंकिंग कौन सा, मतलब वर्ल्ड मैथमेटिकल पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट इनको रैंक करता है, और मुझे नहीं समझ आता कि अगर इतने अच्छे रैंक इनको मिले हैं तो इनको मैथमेटिक्स का हाईएस्ट अवार्ड, फील्ड शायद अवार्ड होता है, वो क्यों नहीं मिला? ये भी थोड़ा अविश्वसनीय है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस बार की कंट्रोवर्सी का विषय क्या है। इस बार की कंट्रोवर्सी का विषय कुछ भी नहीं है, बस ये हुआ कि मास्टर साहब ए आए, ठीक है, उन्होंने कोई क्वेश्चन करवाया, उनसे हो गई कोई गलती, जो कि आपने यूट्यूब पे देख भी ली होगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचर्स यार क्वेश्चन करवाते हैं, वो उनका परम कर्तव्य है। और वो क्वेश्चन करवाते टाइम उनसे कोई, मान लो कि माइनर मिस्टेक हो गई, मेजर मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक या जो भी माने, उस टाइम पे आदमी का दिमाग कहाँ हो, और हो गई गलती। अब गलती होने के बाद क्या हुआ कि मास्टर साहब भी आए, उनको दिखा कि ये गलती हो गई, तो उन्होंने इनको पकड़ा गले से और कहा एक वीडियो ही कर देता हूं। वीडियो कर दूंगा तो ये हो जाएगा कि इनकी ऑडियंस भले थोड़े दिन के लिए गाली देगी, बट कौन सा याद रखेगी? हमें लंबे टाइम तक थोड़ी याद रखेगी। तो ये वाली ऑडियंस हमें जान जाएगी, और ये मास्टर साहब जवाब के रूप में वीडियो बनाएंगे तो इनको भी फायदा होगा और इनको भी फायदा होगा। हर साल होता है, ठीक है। तो इसमें ये, अगर आप कुछ लोग पूछेंगे कि ये इसको मतलब सॉर्ट आउट कैसे कर सकते थे, मुझे क्या मतलब सॉर्ट आउट करे या कोई लड़े, मुझे कोई मतलब नहीं है। हालांकि लड़ेंगे तो बदनामी होती है, नहीं लड़ेंगे तो और बदनामी होती है कि लड़े क्यों नहीं हो, जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोग उकसाने का काम भरपूर मात्रा में करते हो। अब इसमें पूछते हैं बेनिफिट किसका है? सारा बेनिफिट आपका है, क्योंकि आप ही के पास 9 दिन एग्जाम में बचे हैं सीजीएल के लिए, और आपको चाहिए मूड फ्रेश, क्योंकि इसी टाइम पे तो मूड फ्रेश। आपने पूरे साल पढ़ा है ना, 24 घंटे पर डे करते हुए, 8 महीने से लगातार आप लगातार उसी में आईसीयू में तो थे, पढ़ाई के आईसीयू में घुस गए थे। अब आपको इस कंट्रोवर्सी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर ये ना होती तो जब कंट्रोवर्सी नहीं हुई तब सीजीएल में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तब वैकेंसी नहीं बढ़ी। एसएससी भी यही देखती है ना कि कंट्रोवर्सी हुई, बच्चे फ्रेश हुए, अब एग्जाम लेना। अगर कंट्रोवर्सी 10 तारीख को होती तो 9 और 10 का पेपर कैंसिल हो जाता, 11 से पेपर शुरू होता। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कंट्रोवर्सी ही आपका एग्जाम डेट डिसाइड करती है। 5-7 दिन जब बचा रहेगा तभी कंट्रोवर्सी इस वजह से होगी कि आपका मूड फ्रेश हो जाए, आपका ही फायदा है। नहीं भैया, ये कंट्रोवर्सी में किसका फायदा है वो मैंने यहीं पे बता दिया कि 5 मिलियन और 4 मिलियन वाले का फायदा। उनको व्यूज मिलेंगे, उनको सब्सक्राइबर मिलेंगे। मान लो 1 मिलियन नए बच्चे आ जाते हैं, मान लेते हैं 1 मिलियन व्यूज आ गए, उसमें मान लेते हैं 1 मिलियन नहीं, 100 के भी नए बच्चे हैं, और 100 के में से मान लेते हैं 10 के भी कोर्स ले लेंगे, 10 के भी नहीं, छोड़ो 1 के कोर्स ले लेंगे, और 1 के कोर्स मान लो 1000 का एक कोर्स है, तो काउंट कर लेना कितने का फायदा एक टीचर का पर्टिकुलर होने वाला है। कोई मतलब नहीं। हु इज राइट, यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है? सबसे पहली चीज ये जानो कि जो भी मास्टर साहब ए हैं या मास्टर साहब बी हैं, ठीक है, बी लिखूं कि जी लिखूं, मास्टर साहब ए और जी दोनों लोग अगर इतने विद्वान थे तो दोनों लोगों का, टू बी ऑनेस्ट, सीजीएल में किसी का 200 आउट ऑफ 200 नहीं था। मेंस में ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के कम लाए थे, दोनों ने एग्जाम दिया है, दोनों के क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो गलती की संभावना सबसे रहती है। चाहे मैंने यार 1000 बार गलतियां करी होंगी, और मैं बताऊं कि मेरा दोनों मास्टर साहब से मेंस में स्कोर ज्यादा रहा है, और रॉ स्कोर, ठीक है, दोनों मास्टर साहब चाहे
किसी का देख लेना, उसी साल देख लेना, उस साल ज्यादा रहा है। हाँ, कोई मास्टर साहब कहेंगे कि मैंने तुम्हारे टाइम पे एग्जाम नहीं दिया, तो अलग बात है, बाकी उस टाइम पे ज्यादा है। और 200 आउट ऑफ 200 होने का मतलब होता है कि आपसे सिली मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन 200 आउट ऑफ 200 तीन एक बार एग्जाम में, मैंने कई मॉक में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं हर मॉक में 200 ले आऊंगा। सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे रहते हैं, बी इट एनीवन का है, चाहे मास्टर साहब ए हो चाहे मास्टर साहब बी हो। कोई मुझे नहीं समझ आता कि गलती किसी से हो सकती है नहीं हो सकती। अगर गलती हो गई तो आप नॉर्मल वीडियो कर सकते हो, गलत हो गया और कंट्रोवर्सी बना दिया, चलो बढ़िया है, व्यूज आएंगे दोनों के। और आप लोगों का सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा फायदा आपको लगता है कि आप लोगों का है, बिल्कुल सही बात है। तो वो सारी चीजें हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन था इस बार। क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, हाँ ये है। और प्रश्न भी किसका था, मास्टर साहब दोनों लोग विजार्ड हैं, लेकिन प्रश्न पे किसके लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के रीएग्जाम 10th लेवल का पेपर है, ठीक है। 10th लेवल का मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल में, ये यूपी पुलिस में तो 8वीं लेवल का पेपर आता है, ठीक है, 8वीं लेवल का मैथमेटिक्स आता है। और जो सीजीएल होता है उसमें 10th लेवल का, 10th लेवल का मैथमेटिक्स, वो भी नॉर्मल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग विजार्ड बन रहे हैं। ये तो है एसएससी की औकात। एसएससी में 10th लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग विजार्ड है। और जिनको सही में मैथमेटिक्स पढ़ाना है, जो मतलब आप हायर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ग्रुप टेंसर, वेक्टर एनालिसिस, दुनिया भर की चीजें हैं, वो सारी चीजें पढ़ाने वाले किसी को किसी का नाम नहीं पता, क्योंकि वो विजार्ड नहीं है। विजार्ड तो यहाँ पे 10th लेवल का बेसिक मैथ्स पढ़ा के लोग बन रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। प्रश्न क्या था इसमें, था एचसीएफ निकालना था, 0.7, 0.35, 1.05 का। देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिक चीज जान लेते हैं, मास्टर साहब को नहीं सिखा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, मास्टर साहब को मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट होता है मैक्सिमम, यानी कि महत्तम समापूर्णतम, ठीक है। कहने हिंदी में गलत भी हो सकता है, इस पे ना वीडियो बनाना कोई, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इन तीनों का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो, इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, मैक्सिमम। अब मैं अगर कहूं कि दो, मान लो 12, 18 और 24 का मैक्सिमम फैक्टर निकालो, तो आपकी कई सारी मेथड है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े को डिवाइड करो, यानी 12 से हमने 18 को डिवाइड करा, 12 का नंबर 12, जो शेषफल आया 6, 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 से 1 हट गया। अब इसी 6 से उठाएंगे और सबसे बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, 6 से 24 को डिवाइड किया, 6 चौको 24 हो गया, ये कट गया। अगर इस संख्या से 6 से जो यहाँ शेषफल आया था जिससे 12 डिविजिबल हुआ था, उससे अगर ये संख्या कट गई तो यही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। पहली मेथड ये है। दूसरी मेथड कहती है कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, और 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1। अब एक बात बताओ, कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट देखना है, तो पावर हाईएस्ट जो कॉमन हो, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट क्या कॉमन आ रहा है, 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 से ज्यादा तो कहीं पे है नहीं जो तीनों में हो, तो 2 के पावर 1 हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 से 2 के पावर 1 मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और गुणे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1 में 3, 9 और 3 में मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है, 3। तो आपने कहा 3 यहां निकाल लिया, तो 2 3 6 इनका एचसीएफ हो गया। अब क्या होता है, प्रश्न यहां नहीं खत्म होता। प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि भैया एक बात बताओ कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे फिर मतलब अगर एसएससी तो ऐसे पूछेगी नहीं कि 6 12 18 का एलसीएम निकालो। एसएससी क्या काम कर रही है, भिन्नों का पूछ ले रही है, यानी कि फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे ज्यादा गलती लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या काम करना है, अगर मैं कहूं फ्रैक्शंस का निकालना है एलसीएम, एलसीएम मान लो निकालना है 2/5 का और 3/7, ठीक, और इसी का एचसीएफ भी निकालना है। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या होता है कि अंश जो न्यूमरेटर है उसका जो निकालना है वही ले लो, क्योंकि एलसीएम और क्या 2 और 3 अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ ले लो, यानी कि जिसका जो कहा गया एलसीएम लेने को, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लोगे और बाकी जो नीचे यानी कि अगर अंश का एलसीएम ले रहे तो हर का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ ले लो 5 और 7। अब 2 और 3 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 और 3 का सबसे 2 के टेबल में और 3 के टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6। तो एलसीएम हो गया 6। 5 और 7 का कोई कॉमन को प्राइम नंबर से, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, क्या काम करता हूं इसमें, 2/5 को हम लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं, और 3/7 को 3/7 ही रहने देते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं अब इसका निकालूं, एलसीएम निकालने जाता, देखो 2/5 को हमने 4/10 लिख सकते हैं,
हमने कहा 4/10 और 3/7 में यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अंश का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 10 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1, 12 और 1 का 12। आपने कहा जब हमने सेम नंबर का निकाला, यहां पे एलसीएम निकाला 6 आ रहा है, वो उसी नंबर का निकाला, क्योंकि 2/5 और 4/10 बराबर ही है। देखो 5 में से 2 हिस्सा या 10 में से 4 हिस्सा बराबर है मैथमेटिक्स में। तो आपने कहा यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे 10, इसका मतलब मास्टर साहब की मेथड में कोई खोट है, बिल्कुल। यानी एलसीएम और एचसीएफ जब निकालने जाओ फ्रैक्शंस का, तो फ्रैक्शंस मस्ट बी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ये समझो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि किसी भिन्न को p बाई क्यू के रूप में लिखा गया और p एंड q आर को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब अगर p और q को प्राइम नंबर है तब ये कॉन्सेप्ट लगाना है। यानी अगर आपको दो फ्रैक्शंस दे दी गई, इफ यू आर गिवन विद टू फ्रैक्शंस और आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, लेट अस अज्यूम एक और फ्रैक्शन 4/7 और 9/16 मान लो ऐसा दे दिया गया, और 8/24 इसका एलसीएम निकालना है। अब आप क्या काम करोगे? एलसीएम के लिए पहला काम है, पहला स्टेप है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लिया तो 4/7 का 4/7 कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 9 और 16 का को प्राइम नंबर है, और 8 और 24 को 8 एकम 8 8 या 24 यानी 1/3। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका लोगे? अंश का। एलसीएम 4, 9 और 1 का एलसीएम ले लोगे। और एचसीएफ किसका लोगे? एचसीएफ लोगे 7, 16 और 3 का। देखो एलसीएम 4 और 9 का आपको मैं बता दूं कि अगर दो संख्याएं को प्राइम है, यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य संख्या, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा इनका प्रोडक्ट होता है, और जो इनका एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम देन देयर एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स एंड एचसीएफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो हमने कहा 4, 9 और 1 तीनों को प्राइम नंबर है, तो 4 9 36 इनका एलसीएम हो गया, और 7, 16, 3 ये को प्राइम नंबर से इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपने कहा इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 36, एलसीएम हो गया 36। अब अगर मैं वैसे निकालता एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल एलसीएम कितना है 36, अगर मैं वैसे निकालता तो 4, 9 और 8 का एलसीएम लेता, तो 4, 9 और 8 का 72 हो जाता, और 7, 16, 24 का एलसीएम आप कहते 7 1 हो जाता, तब इसका एलसीएम 72 आता। ठीक है, आपने समझा? आपने समझा कि यहाँ पे 36 में यहाँ पे 72 आ रहा है। गलत कौन सा है? क्या? क्यों? क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला। एचसीएफ में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, एलसीएम में भी। एचसीएफ में क्यों बदलना है ये भी समझते हैं। मान लो कोई भिन्न दी गई 2/5, लेट अस अज्यूम अ फ्रैक्शन इज गिवन एज 2/5 एंड अनदर फ्रैक्शन इज गिवन एज 4/6, और दो फ्रैक्शन से पहले शुरू करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या काम करना है? अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सॉरी, एचसीएफ जब निकालना है तो एचसीएफ अगर निकालना है तो अंश का एचसीएफ यानी 2 और 4 का एचसीएफ, और एलसीएम किसका निकालेंगे? हर का 5 और 6 का एचसीएफ निकाल देंगे, मतलब 5 और 6 का एलसीएम। यानी अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, और अगर हमें एलसीएम निकालना, जो निकालना है वो अंश का निकलेगा, और अपोजिट यानी एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम, हर का निकलेगा। सिंपल सी बात हो गई। अब आपने कहा 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? और 5 और 6 का एलसीएम यानी 1/15 आना चाहिए। अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखते हैं। 2/5 और 4/6, 4/6 को क्या लिख सकते हैं? 2/3। अब देखो 2 और 2 का एचसीएफ 2 हो गया, और 5 और 3 का एलसीएम, आपने कहा ये तो 2/15 आना चाहिए, लेकिन हमारा 1/15 आ रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना था? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होना चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2/15 होगी या 1/15 होगी? आपने कहा 2/15 होगी, जो इन दोनों में कॉमन आएगी। हमारा आंसर 1/15 होना चाहिए, 2/15? आपने कहा क्योंकि एचसीएफ सिंपल सी बात है, 2/15 1/15 जो बड़ा होगा, 1/15 नहीं होगा। ऐसे एलसीएम में देखो, आपने कहा था कि यहाँ 36 था, यहाँ पे 72, 36 भी इनके टेबल में आता है, 72 भी इनके टेबल में आता है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? सबसे छोटी वैल्यू जो उसकी टेबल में आए उसे हम बोलते हैं एलसीएम, यानी कि 36 हो गया इसका, ऐसे 72 नहीं। समझ में आ गया? अब मास्टर साहब से गलती क्या हुई? मास्टर साहब से गलती क्या हुई, यहाँ पे आते हैं। देखो अब हम आते हैं डेसिमल का। यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे ना फ्रैक्शन था वो। अब देखो ये समझ में आ गया आपको? अब हम आते हैं मास्टर साहब से जो गलती हुई उस पर। फ्रैक्शन में क्या काम करना होता है आपको? फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में बदलो। तो आपको पता है कितने अंक बाद दशमलव है? दशमलव के कितने अंक है? 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/, ऐसे 35 है तो इसको हम लिख सकते हैं 35/100, राइट। और 1.05 है तो इसको लिख सकते हैं 105/100। सिंपल सी बात। अब आपने कहा अब क्या होगा? क्या निकालना है? मासा, मासा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है आपको। सिंपल पहला स्टेप ही यही करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो। तो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं, 5 7 35, 5 7 35, 5 20 में 5 से काटेंगे 21 और 5
20, राइट। इतने में कोई दिक्कत, यानी आपकी भिन्न कितनी बनेगी, 7/10 ये हो गया, 7/20 ये हो गया, और 21/20 ये हो गया, राइट। अब आपको एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है किसका, एचसीएफ अंश का एचसीएफ, यानी कि न्यूमरेटर का एचसीएफ और हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 20, 20। यहां से एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7, 7, 21 का, 7, 7, 21 का एचसीएफ 7, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 20, 20 का 20। यानी कि हमारा जो एचसीएफ निकालना था वो कितना आ गया, 7/20। 7/20 मतलब कि इसको हम कह सकते हैं 0.7/2, यानी कि 0.35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। दूसरा मेथड क्या था कि हमने सबसे पहले क्या काम करना है, 0.7, 0.35, 1.05 दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट थे, 2 तो आप हर जगह 2 डिजिट कर लो। अब देखो यहाँ पे 0.70, 0.35, 1.05, यानी कि आपको क्या काम करना है, 70, 35 और 105 को देखना। 70, 35, 105 को, 70 को क्या लिख सकते हैं, 70 को क्या लिख सकते हैं, 35x2, 35 को क्या लिख सकते हैं, 35x1, और 105 को क्या लिख सकते हैं, 35x3। इसमें कॉमन क्या है मेरे भाई, इसमें कॉमन क्या है, 35, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 35, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 35। जब आपने कहा हमने डेसिमल को लेफ्ट से राइट 2 प्लेस तक खिसकाया था, यानी कि हमने यहां से देखो यहां से लेके 1, 2 यहां पे लाए थे, तो अब वहीं पे पुराने स्थान पे फिर से पूछ, यानी कि डेसिमल यहाँ है तो पुराने स्थान पे फिर से भी तो पहुंचाओगे। अभी थोड़ी नानी को यहाँ घर से ले आए विजार्ड की बन के कि मैं वहां से कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट से तो छीन लाया, बट वापस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बनाया है, मैथमेटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट मेरा बनाया हुआ है। ये जो डेसिमल आप पढ़ रहे हो ये दोनों विजार्ड ने मिलकर बनाया है और किसी ने नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने उनका चुराया है, उन्होंने एलसीएम बताया था, अदरवाइज दुनिया में कुछ भी ना होता। तो यहां से हमने कहा कि भैया डेसिमल इधर लेफ्ट में था, हम राइट में ले गए थे, तो अब राइट से लेफ्ट उठा लाओ, यानी कि 35.00 ना होके यहां से 0.35 हो जाएगा। ऐसे कर सकते थे, यानी 0.35 है। अब या ऐसे देख सकते थे 70, 35, 105 में 35 से तीनों कट रहे। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि अगर ए बी सी कोई 3 संख्याएं हैं और बी से ए भी डिविजिबल है, बी से सी भी डिविजिबल है, तो आपका एचसीएफ जो होगा वो बी हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो 70, 35 से 105 में 35 से 70 भी डिविजिबल था, 35 से 105 भी डिविजिबल था, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 35। अब डेसिमल 100 से मान लो हमने मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 35 में 100 से डिवाइड करेंगे 0.35 आंसर हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट आप देखोगे ना मैथमेटिक्स के फील्ड में, जितने भी कॉन्सेप्ट देखोगे ये लिजार्ड 1 और लिजार्ड 2 ही लेके आए हैं। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नंबर सिस्टम से लेके जो भी पोंट वाला कॉन्सेप्ट, चाहे पोंट वाला कॉन्सेप्ट की बात करें मेरे भाई, और चाहे मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट की बात करें, दोनों सारे यही लोग अपने लिजार्ड 1 और लिजार्ड 2 के बजाय लिजार्ड 1 और लिजार्ड 2 लेके आए हैं। तो इनका काइंडली रिस्पेक्ट करो। मैथमेटिक्स was not existing before their arrival. Mathematics will not exist after they are gone. इस वजह से अपने लिजार्ड्स, दोनों लिजार्ड्स की इज्जत करो। या बहुत सारे लिजार्ड्स जितने लोगों ने अपने नाम के आगे नंबर 1 टीचर, नंबर 1 बुक लिख रखी, सबकी इज्जत करो। हमारी इज्जत करो ना करो, कॉन्सेप्ट हमसे सीखो ना सीखो, लेकिन जो इनका कॉन्सेप्ट है हमसे सीखने के बाद भी लिखो कि कॉन्सेप्ट इनका है। आर्यभट्ट भगाओ, सारे मैथमेटिशियन को भगा दो, सारे कॉन्सेप्ट इनके हैं, इनको दे दो। इनकी जो किताबें हैं, किसी भी टीचर के, एसएससी के किसी भी टीचर की जो किताबें हैं, सब इन्होंने अपना फॉर्मूला बनाया, इन्होंने अपना क्वेश्चन बनाया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं है। ये सारी मेथड्स जो है ये इन्होंने खुद अपनी जनरेट करी है। कोई मेथड किसी की कॉमन नहीं है, सबकी अपनी मेथड, सबकी अपनी ट्रिक है, और ये ट्रिक कहीं से नहीं चुराते। ये जितने लोग हैं, जितने एसएससी के फील्ड में, टीचर किसी ने ट्रिक नहीं चुराई। मैंने अपनी मेथड जनरेट करी, उनने अपनी मेथड जनरेट करी, नहीं भैया मैंने तो नहीं करी, मैंने इन्हीं लोगों की चुराई है और इन लोगों ने खुद की मेथड जनरेट करी है। ठीक है, तो इन लिजार्ड्स की अपने इज्जत करो। याद रखिएगा कि सब्सक्राइबर कैसे आए थे। ऐसे तो मैं वीडियो मतलब करवाऊंगा नहीं कि कंट्रोवर्सी आगे बता के चला जाऊं। एक प्रश्न इस बार सीएचएसएल में आया था कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:6 एंड सर्कम रेडियस इज 12। आपको एक ट्राइंगल दिया गया, ये ट्राइंगल है, इसकी सर्कम रेडियस क्या होती है, वृत्त के तीनों किससे होके जाती है, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके जाता है। अब इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, तो आपको इसके एंगल और इसके बीच का रिलेशन अगर पता होता तो ये प्रश्न हो जाता। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण मान लेते हैं कि ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है, तो आपको साइन रूल और आर का रेशियो क्या होता है। देखो, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी
के सामने भुजा सी हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन बी बराबर c बटे साइन सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ सर्कल रेडियस। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस पे पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ए बी सी का रेशियो कहा जाए तो आप कहेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 2r साइन ए, ऐसे बी बराबर कितना हो जाएगा 2r साइन बी, और ऐसे सी बराबर हो जाएगा 2r साइन सी। तो अगर इनका रेशियो लेना है तो आप 2r काट देंगे, यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना होता है आप सीधे लिख सकते हैं साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। बस ये आपको फॉर्मूला दोनों याद रखना था। आप आराम से एसएससी सीजीएल में ऐसे प्रश्न देखने में आएंगे तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। अब देखो 2 4 6 हमें क्या सरकम रेडियस से मतलब था, सरकम रेडियस से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। अब भुजाओं की लंबाई निकालनी है तो ए बराबर 2r साइन ए बी बराबर 2r साइन बी। अगर रेशियो निकालना है तो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी हो जाएगा। अब आपने कहा हमें क्या काम करना है, यहाँ पे रेशियो का मतलब उसका एंगल का रेशियो दिया गया 2:4:6। देखो एंगल का सम करो 2 4 6 और ये 6, देखो 2 4 6 और 6, यानी कि अगर दो किसी भी त्रिभुज के लिए फॉर अ गिवन ट्राइंगल इफ सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल्स इज इक्वल टू ग्रेटर एंगल देन द ट्राइंगल विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो राइट एंगल राइट। 2 4 6 और 6 12, 12 बराबर 180, 12 रेशियो बराबर 180 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक रेशियो बराबर 15, यानी ये कोण हो गया 30, ये कोण हो गया 60, ये कोण हो गया 90। बस आप वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए बराबर 2r गुणे साइन ए साइन 30, 2r गुणे साइन बी साइन 60 रूट 3/2, 2r साइन सी यानी 2r गुणे साइन सी साइन 90। तो ये हो जाएगा r मतलब 12, ये रूट 3r यानी कि 12 रूट 3 और 2r यानी कि तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 12 रूट 3 और 4। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और फॉर्मूला लिख लेना कि अगर किसी त्रिभुज के लिए r निकालना हो स्मॉल r क्या होता है इन रेडियस क्या होता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो सर्कल ड्रा किया जाता है उसकी रेडियस जो होती है वो इन रेडियस होती है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है एरिया, अपॉन एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा आपसे कह दिया जाए आर और आर में रिलेशन बताओ तो क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तब तो आपको पता है आर बराबर होता है h/2 और स्मॉल आर कितना होता है p प्लस बी माइनस h/2, ठीक है। अगर आर और आर का सम पूछा जाए तो आप कहेंगे p प्लस b/2 हो जाएगा। देखो ये मान लो ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके लिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 3 + 4 7 - 5 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे 2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूले लिखते चलना, ठीक है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो स्मॉल आर बराबर होता है साइड बटे 2√3 और कैपिटल आर बराबर होता है a/√3। तो रिलेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर r प्लस आर पूछा जाए तो p प्लस b/2 होता है, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपको बहुत कम जगह दिखेगा कि कैपिटल R प्लस स्मॉल बराबर p प्लस b/2 होता है। अगर यहाँ पे r का रेशियो निकाले तो आपको पता है 1/2। लेकिन जनरली क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बहुत कम देखने में आएगा कि अगर कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं ये r बराबर ABC/4 डेल्टा भी होता है, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ पे स्मॉल r बराबर होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। यानी अगर आपको दिया जाता कि यहाँ पे इन रेडियस निकालो, यहाँ पे इन रेडियस निकालो, तो आपको तीनों ट्राइंगल को तीनों एंगल पता चल गए थे और कैपिटल आर पता चल गया था। तो यहाँ से स्मॉलर यानी इन रेडियस स्मॉलर रेडियस यानी कि इन रेडियस निकालनी होती तो आप कहते हैं 4 × r, r मतलब 12 इंटू साइन a/2। देखो फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 यानी साइन 15 साइन 30 और साइन 35, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करना साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है और कंट्रोवर्सी को यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग व्यूज के चक्कर में ना पड़े, आप लोग पढ़े अपने कॉन्सेप्ट के चक्कर में, और इसका आंसर क्या होगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट वीडियो भी जल्द आएगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल टू एंजॉय माय मातरम, जय हिंद।